लीजिए सुनिए। रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास नष्ट नीड़ का तीसरा परिच्छेद मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। उमापति भूपति को उसके अखबार के साथ अन्य 5 तरह के उपहार देने की बात समझा रहा था। उपहार से किस तरह नुकसान से बचकर लाभ हो सकता है, ये किसी भी तरह भूपति की समझ में नहीं आ रहा था। चारू एक बार कमरे में घुसी और उमापति को देखकर लौट गई। फिर कुछ देर बाद घूम फिर कर कमरे में आई तो उसने देखा दोनों जने हिसाब के बारे में बहस कर रहे हैं। उमापति चारू को अधैर्य देखकर किसी बहाने से बाहर चला गया और भूपति हिसाब में सर खपाने लगा। चारू ने कमरे के भीतर आकर कहा, अभी तक शायद तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ। दिन रात उसी एक अखबार को लेकर कैसे तुम्हारा समय कटता है, मैं यही सोचती हूं। भूपति ने हिसाब हटाकर रख दिया और जरा मुस्कुरा दिया। मन ही मन सोचने लगा, वास्तव में चारू की तरफ ध्यान देने का मुझे वक्त ही नहीं मिलता। बड़ा अन्याय है। उस बेचारी के पास समय बिताने का कुछ जरिया ही नहीं है। भूपति ने स्नेह भरे स्वर में कहा, आज तुम्हारी पढ़ाई नहीं है? मास्टर साहब शायद भागे हुए हैं। तुम्हारी पाठशाला में सब उल्टे नियम हैं। छात्रा पोथी पत्र लेकर तैयार है, मास्टर का पता नहीं। आजकल अमल तुम्हें नियमित रूप से पढ़ाता नहीं मालूम होता है। चारू ने कहा, मुझे पढ़ाकर अमल का समय नष्ट करना क्या उचित है? अमल को क्या तुमने एक मामूली प्राइवेट ट्यूटर समझ रखा है? भूपति ने चारू की कमर पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए कहा, यह क्या मामूली प्राइवेट ड्यूटी हो गई? तुम जैसी भाभी को अगर मैं पढ़ा सकता तो। चारू, ओफो, तुम अब कुछ मत कहो। पति होने पर ही ये हाल है तो और कुछ। भूपति ने जरा कुछ आहत होकर कहा, अच्छा, कल से मैं तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगा। अपनी किताबें तो जरा ले आओ। क्या तुम पढ़ती हो, जरा देख लो। चारू, बहुत हो गया, तुम्हें अब पढ़ाने की जरूरत नहीं। कुछ देर के लिए अपने अखबार का हिसाब जरा रहने दोगे? अभी तुम और किसी तरफ ध्यान दे सकोगे या नहीं, सो बताओ। भूपति ने कहा, जरूर जरूर, इस वक्त तुम मेरे मन को जिस तरह घुमाना चाहो घुमा सकती हो। चारू, अच्छी बात है, तो अमल का ये लेख पढ़ देखो, कैसा बढ़िया लिखा है। संपादक ने अमल को लिखा है। इस लेख को पढ़कर नवगोपाल बाबू ने उसे भारत का रस्किन बताया है। सुनकर भूपति ने कुछ संकुचित भाव से अखबार हाथ में ले लिया। खोलकर देखा, लेख का नाम है आषाढ़ का चांद। गत 2 सप्ताह से भूपति भारत सरकार के बजट की समालोचना करने के लिए बड़े बड़े आंकड़े बना रहा था। उसके अंक बहुत पैर वाले कीड़ों की तरह उसके दिमाग के अनेक छिद्रों में घूम फिर रहे थे। ऐसे समय में सहसा हिंदी भाषा में लिखे हुए आषाढ़ का चांद लेख आद्योपांत पढ़ने के लिए उसका मन तैयार न था, और रचना भी छोटी न थी। रचना की शुरुआत इस तरह थी, आषाढ़ का चांद आज क्यों सारी रात बादलों में इस तरह छुपा छुपा फिरता है, मानो स्वर्गलोक से वो कुछ चुरा लाया हो, मानो अपना कलंक ढकने के लिए उसे कहीं स्थान न मिल रहा हो। फागुन के महीने में जब आकाश के किसी कोने में मुट्ठी भर बादल नहीं थे, तब तो संसार की आंखों के सामने वो निर्लज्ज की तरह खुले आकाश में अपने को प्रकट किए हुए था। और आज उसकी वही बिखरी हुई हंसी, बच्चे के स्वप्न की तरह, प्रिया की स्मृति की तरह, सुरेश्वरी शची के अलक विलंबित मुक्ताहार की तरह। भूपति ने सिर खुजाते हुए कहा, अच्छा लिखा है, पर मुझे क्यों? ये सब कवित्व क्या मैं समझता हूं? चारू ने संकुचित होकर भूपति के हाथ से पत्रिका छीन ली। बोली, तो तुम क्या समझते हो? भूपति ने कहा, मैं इस दुनिया का आदमी हूं, मैं आदमी को समझता हूं। चारू ने कहा, आदमी की बात क्या साहित्य में लिखी नहीं जाती? भूपति, गलत लिखी जाती है। इसके सिवा आदमी जबकि सशरीर मौजूद है तो बनावटी बातों में उसे ढूंढने की क्या जरूरत है? कहकर चारुलता की ठोड़ी पकड़कर कहने लगा, यही जैसे मैं तुम्हें समझाता हूं। इसके लिए क्या मेघनाद वध, कवि किंकण या चंडीदास आद्योपांत पढ़ने की जरूरत है? भूपति को इस बात का अभिमान था कि वो काव्य नहीं समझता। फिर भी अमल की रचना पर अच्छी तरह बगैर पढ़े ही उसकी श्रद्धा थी। भूपति सोचता, कहने की बात कुछ नहीं, फिर भी बना बनाकर इतनी अनर्गल बातें कह डालना, ये तो मुझसे सिर धुन डालने पर भी न कही जाती।
अमल के भीतर इतनी शक्ति थी, सो कौन जानता था। भूपति अपनी रसज्ञता को अस्वीकार करता था, परंतु साहित्य के प्रति उसकी तरफ से कंजूसी नहीं थी। कोई गरीब लेखक किताब छापने के लिए उससे सहायता मांगता तो वो फौरन और उदारता के 7 रुपए दे देता। सिर्फ इतना खास तौर से कह देता कि मुझे समर्पण न की जाए। हिंदी भाषा के छोटे बड़े सभी साप्ताहिक और मासिक पत्र, प्रसिद्ध अप्रसिद्ध, पाठ्य अपाठ्य, सभी तरह की किताब वो खरीद लिया करता। जिक्र छिड़ने पर कह दिया करता, एक तो पढ़ता नहीं, उस पर अगर खरीदूं भी नहीं तो पाप भी लगेगा और प्रायश्चित भी न होगा। वो पढ़ता नहीं था, इसी से बुरी किताबों के प्रति उसका रत्ती भर भी विद्वेष नहीं था। यही वजह है कि उसकी लाइब्रेरी हिंदी भाषा की पुस्तकों से भरी पड़ी थी। अमल भूपति के अंग्रेजी प्रूफ देखने में सहायता करता था। किसी एक कॉपी की दुर्बोध लिपि दिखाने के लिए वो कॉपियों का एक बंडल लेकर कमरे में घुसा। भूपति ने हंसते हुए कहा, अमल, तुम अषाढ़ के चांद और भादों के पके ताड़ पर जितना चाहो लिखो, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं किसी की स्वाधीनता पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी स्वाधीनता पर क्यों हस्तक्षेप किया जाता है? उन्हें मुझे बगैर पढ़ाए नहीं छोड़ती। तुम्हारी भाभी का ये कैसा अत्याचार है? अमल ने हंसकर कहा, ये क्या भाभी, मेरी रचनाओं से तो भाई साहब पर जुल्म करने की तरकीब निकाल लोगी। ऐसा जानता तो मैं कुछ लिखता ही नहीं। साहित्य रस से विमुख भूपति के आगे लाकर उसकी अत्यंत दर्द भरी रचनाओं का अनादर कराने से अमल मन ही मन चारू पर नाराज हो गया, और चारू भी उसी वक्त इस बात को समझ जाने से व्यथित हुई। बात को दूसरी तरफ ले जाने के लिए भूपति से बोली, तुम अपने भैया का ब्याह तो कर दो, देखो तब फिर लेख एक का उपद्रव नहीं सहना पड़ेगा। भूपति ने कहा, आजकल के लड़के हमारे जैसे बेवकूफ नहीं है। उनका जितना कवित्व है सब लेखों में, काम में वे खूब सयाने हैं। कहाँ, अपने देवर को तो ब्याह के लिए राजी नहीं करा सकी। चारू के चले जाने पर भूपति ने अमल से कहा, अमल, मुझे अपने इस अखबार के झगड़े में रहने दो। चारू बेचारी बड़ी अकेली सी रहती है, कोई काम धंधा नहीं, बीच बीच में मेरे पास आती है और झांक झूक कर चली जाती है। क्या करूं बताओ? तुम उसे जरा पढ़ने लिखने में लगाए रख सको तो अच्छा हो। बीच बीच में उसे अंग्रेजी काव्यों से कुछ अनुवाद करके सुनाया करो तो उपकार भी हो और अच्छा भी लगे। चारू की साहित्य में काफी रुचि है। अमल बोला, सो तो ठीक है, भाभी अगर और जरा पढ़ लिख लें तो मेरा विश्वास है कि वे खुद बहुत अच्छा लिखने लगेंगी। भूपति ने हंसकर कहा, इतनी आशा मैं नहीं करता, पर इतना जरूर है कि चारू हिंदी की रचनाओं की अच्छाई बुराई मुझसे अधिक समझ सकती है। अमल, उनमें कल्पना शक्ति काफी है, स्त्रियों में ये बात कम पाई जाती है। भूपति, पुरुषों में भी कम पाई जाती है, इसका सबूत मैं हूं। अच्छा, तुम अगर अपनी भाभी को कुछ बना सको तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। अमल, क्या दोगे, सुनूं तो सही। भूपति, तुम्हारी भाभी की एक देवरानी कहीं से ढूंढ ढकोर के ला दूंगा। अमल, फिर उसे बनाने में लग जाना पड़ेगा। सारी जिंदगी क्या बनाने बनाने में ही बिता दूंगा। दोनों भाई आजकल के युवक हैं, कोई बात कहने में सकुचाते नहीं। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास नष्ट नीड़ का 3रा परिच्छेद, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।